कानून की नज़र में उम्र कैद का मतलब है ताउम्र, यानी कि पूरी उम्र के लिए जेल होना। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन भी नहीं की है, यानी कि जुर्म पूरी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से साबित भी नहीं हुआ है। अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता था कोई, तो उनमें से एक है ये जो बिल्किस बानो का केस है। जो हमारी जुडिशरी है आज, वो खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को साफ-साफ तौर पे बोल चुके हैं कि जुडिशरी के ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा करे। अपने पद की गरिमा को ना समझ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर हमले कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लाखों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। ये बात ये है कि अगर जब बात देश की आए तो मैं समझता हूँ ये कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं, वरना चाइना को धकेल के बहुत पहले पीछे कर चुके होते हैं और अपनी 1000 किलोमीटर एरिया जो चाइना ने अभी जबरदस्ती हत्याया है, उसको सैनिक वापस लेने के लिए बेकरार है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आप सब जानते हैं बिल्किस बानो के साथ जो हुआ तमाम देश के अंदर वो मुद्दा बना। तमाम अलग-अलग जो लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों और जो स्पीकर्स हैं, अलग-अलग तरह से उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उनकी सज़ा पूरी हो गई थी इसलिए लाज़मी था उनको छोड़ना। कई लोग कह रहे हैं आचरण देख के छोड़ दिया जाता है। कई लोग कह रहे हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस खास चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। सर ये जो तमाम बिल्किस बानो का मामला चल रहा है, इसमें अभी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि सज़ा जो है वो 20 साल या 14 साल की जो सज़ा होती है उसके बाद उसको अगर उनका आचरण अच्छा है तो छोड़ दिया जाता है। कैसे देखते हैं इसको जो लोग कह रहे हैं, कितनी सत्यता है उसमें कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे ये जो एक डिस्क्रिशन है वो सरकारों के ऊपर छोड़ी गई है। सरकार उसमें कमेटी गठित करती है, जैसे इस केस में भी कमेटी गठित की गई। किस प्रकार की कमेटी गठित की जाएगी और उनको क्या किस हिसाब से की जाएगी और उनके ऊपर क्या दबाव रहेगा, या उस कमेटी का कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से किया जाएगा कि जो उसका रिजल्ट आए वो पहले से पता हो सरकार को। तो ये बेसिकली सरकार की कॉल होती है कि क्या जिस भी जिस जिस भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, क्योंकि कानून की नज़र में उम्र कैद का मतलब है ताउम्र, यानी कि पूरी उम्र के लिए जेल होना। लेकिन अब जेल से पहले रिहाई 14 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा लोग जेल में हैं और रहते हैं। लेकिन इसके लिए जो कॉल ली जाती है, जो फैसला किया जाता है, उसकी एक कमेटी बनती है। तो उस कमेटी ने क्या फैसला लिया और किस वजह से लिया, क्या-क्या रीज़न्स थे? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि जो अ, सिख बहुत सारे कैदी हैं और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी कैदी हैं, जो 28-28 साल से या 20-20 साल से भी ज़्यादा, 14 साल से ज़्यादा तो बहुत सारे हैं। जो लोग 34 साल से भी ज़्यादा जेलों में हैं, मतलब 30-30 साल से ज़्यादा, उसमें जगतार सिंह हवारा हवारा साहब हैं, वो जत्थेदार हैं। उनको पूरी 10 लाख से भी ज़्यादा सिख कम्युनिटी की जत्थेबंदी हुई थी एक पंजाब में, बारिश में, तूफ़ान में, और उनको अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया गया। उनके ऊपर इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, जिस तरह के इल्ज़ाम बिल्किस बानो के केस के मुजरिम जो थे उनके ऊपर है। जो जत्थेदार हवारा साहब हैं, उनके ऊपर तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन भी नहीं की है, यानी कि जुर्म पूरी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से साबित भी नहीं हुआ है। लेकिन वो आज 28 साल से जेल में है। सरकार उनको नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ये सरकार का ही प्रेरोगेटिव है। तो अब इस केस में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है। तो इस केस में और उस केस में क्या फ़र्क था? ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। और इस तरह के जो जत्थेदार हवारा साहब जैसे केसेस हैं, ऐसे दूसरे भी सिख जो कैदी हैं, उनके साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। पूरे देश में ऐसे सैकड़ों, हज़ारों लोग हैं, जिनके ऊपर अभी जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ा नहीं हुई है, और जिनके ऊपर इतने ज़्यादा घिनौने अपराधों की भी जो चार्जेज़ हैं, वो भी नहीं है।
क्योंकि अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता था कोई, तो उनमें से एक है ये जो बिल्किस बानो का केस है, जिसमें आप सब लोगों को पता है कि पूरी परिवार वालों को मारा गया, प्रेग्नेंट 5 महीना प्रेग्नेंट थी वो। महिला के साथ बलात्कार किया गया और एक छोटी सी बच्ची को भी मारा गया। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। इसमें तो जो लीगल समझ रखने वाले लोग हैं या जो लॉ को पहचान समझते हैं और ठीक से पढ़ते हैं, उनका तो मत ये है, जैसे मेरा मत भी है, तो ये कि फिट केस था फांसी देने के लिए उन सबको। हुँ। तो पहले किन वजह से फांसी नहीं दी, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने उसमें आर्ग्यू क्या किया। तो ये सारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से मनुवादी ताकतें, आरएसएस और बीजेपी के लोग मैनिपुलेट करके जो इनके अपने टच के लोग हैं, ऑब्वियसली इन्हीं के लोग हैं वो, उनको किस तरीके से अपनी ताकत का, सत्ता का और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का दुरुपयोग करके और छुड़वा रहे हैं। मतलब अगर कोर्ट ने सज़ा दी, सज़ा हुई, कोर्ट के डिसीज़न के बाद भी सरकार जो है इतनी पावर रखती है कि वो कुछ-कुछ केसों में अपनी कमेटी बना के वो उनको बाहर निकाल ले। क्योंकि ये पहला केस देखा गया है, लोगों ने बहुत इसमें अपोज़ भी करा। अभी उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि भई दोबारा इसको एक बार देखा जाए कि क्या क्यों हो रहा है ऐसा? उसके बाद क्या ये गुजरात इलेक्शन का भी एक प्रभाव देखा जा सकता है? क्योंकि गुजरात के ही वो लोग थे, उसके बाद मंत्री लेवल के लोग उनका स्वागत करते हैं माला पहना के। इससे बड़ी बिल्किस बानो का जो स्टेटमेंट आया था, बड़ी आहत हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी मर गई हूँ, ऐसा उनको लगा। नहीं, किसी भी पीड़ित को इस तरह की बात लगना जायज़ है और वो ख़ास तौर पे जब कि एक बात तो ये होती है कि गलती से छोड़ दिया गया और सुप्रीम कोर्ट भी और जो हमारी जुडिशरी है आज, वो खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को साफ-साफ तौर पे बोल चुके हैं कि जुडिशरी के ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा करे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला। तो इस प्रकार की जब माहौल है, पूरी जो देश की संस्थान है सारे, वो प्रेशर में है। एक बात ये होती है कि लोग इस बात पे सब्र कर लेंगे, हाँ, चलिए कोई मजबूरी रही होगी, कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ गलत डिसीजन हो गया होगा, अदालतों से भी। लेकिन जब ना सिर्फ सरकार इस तरह की कमेटी गठित करे जिसमें उनके अपने पार्टी के लोग हों, वो फिर ये फैसला करें, बल्कि उनका महिमा मंडल करें कि ये लोग जो बलात्कारी साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक से, ये लोग जो बच्चों के हत्यारे साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक से, ये लोग जो जो गर्भवती महिलाएं उसके रेपिस्ट साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको ना सिर्फ छोड़ा गया, ऐसा नहीं कि गलती से माफी मांगते हुए छोड़ा गया, बल्कि उनकी तारीफें करके छोड़ा गया कि ये संस्कारी लोग होते हैं। तो मनुवाद और मनुवादी मानसिकता की क्या ये संस्कार है क्या? तो इस संस्कार का महिमा मंडल, इस संस्कारों की कि जो बच्चों को मारे, जो बलात्कार करे प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ और पूरी फैमिली को मारे, उनके सामने बलात्कार करे, ये संस्कार किसके संस्कार हैं? ये कौन संस्कारी लोग हैं और ये संस्कार किसके संस्कार हैं? ये सोचने का विषय है और उसकी जो तारीफ की जाती है, इसकी वजह से बिल्किस बानो ही नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया में जो भी व्यक्ति जिसकी कॉन्शियंस होगी, उसको ये बुरा भी लगेगा, दुःख भी होगा, लेकिन अभी हालात जो चल रहे हैं वो मुश्किल है, लेकिन अगर हालात सुधरेंगे, देश में हालात बदलेंगे, तो ऐसे सभी घिनौने हत्यारे, बलात्कारी, दोबारा इनके ऊपर केस चलेंगे और ये दोबारा जेल जाएँगे। तो बहुत समझने की बात है कि जिन पे इस तरह के मुकदमे होते हैं, उन्हें सरकार के संरक्षण कहेंगे एक तरह से, उनके सरकार से उनको संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से छोड़ दिया जाता है। पराचा साहब ने बताया कि कई सिख जो जिन पे इतने गंभीर आरोप भी नहीं है, वो तकरीबन 20 साल, 25 साल, 35-35 साल हो गए हैं उन्हें, वो नहीं निकल पा रहे हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, साईं बाबा, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि इनके शरीर 90% वो जो हैं, वो हैंडीकैप हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनका जो दिमाग है, वो ज़िंदा है, इस वजह से वो खतरनाक हैं। तो कैसे देखते हैं सर, ये जो जजमेंट्स आते हैं, ये अपने आप में बड़े ही विचित्र होते हैं कि एक तरफ जिसने इतना बड़ा कांड किया उन 11 लोगों को छोड़ दिया, बाद में उनकी समाज के अंदर हार मालाएँ पहनाई गईं। उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं,
उनको कहा गया 90% जो उनका शरीर है वो हैंडीकैप होने के बाद भी कहा गया कि दिमाग अभी ज़िंदा है। उनको भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं हुई। सज़ा नहीं हुई बट इनको सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई भी। ये है फ़र्क। और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि क्या ये जो सिख कैदी हैं, इन्होंने इनसे ज़्यादा कोई घिनौना कार्य किया था क्या? क्या उनके ऊपर एलिगेशंस हैं? हालाँकि उनके ऊपर तो अभी साबित ही नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक से। तो क्या उनके ऊपर जो एलिगेशन है, वो इन कामों से जो इनके ऊपर साबित हो चुके हैं, उनसे ज़्यादा घिनौना है? ये एक बुनियादी सवाल है जो इस देश के हर एक नागरिक को, जो इंसाफ, बराबरी और भारत के संविधान में यकीन रखता है, इस सवाल को पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आपने बताया 2018 में 4 जो जजेस थे उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर दबाव है, देश की जनता हमारी मदद करे। मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ों पे चर्चा नहीं करती है, क्योंकि तमाम जो व्यूअर्स होते हैं, जो जनता है वो आज भी टेलीविज़न को ज़्यादा महत्व देती है। क्या जनता को अभी भी गुमराह और भटकाने की कोशिश की जा रही है? और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो जनता से वो किस रुख में मदद माँग रहे हैं? कैसे जनता मदद कर सकती है? देश की जनता जो है, देश के नागरिक जो हैं, वो इस देश के मालिक हैं। देश का संविधान इस देश का मालिक देश की जनता को बनाता है। ये जजेस, ये सरकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, यहाँ तक कि प्रेस भी, ये सब जनता की नौकर है। तो जनता क्या कर सकती है? वो ये कर सकती है, जो संवैधानिक उनका तरीका है करने का, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का। जैसे किसान आंदोलन में, जैसे सीए एनआरसी के आंदोलन में पीसफुल प्रोटेस्ट हुए और सरकारों को जनता के जो कि मालिक है उसकी बात सुन के काम करने पड़े, क्योंकि ये सरकारें जो 5 साल के लिए चुन के आती हैं तो टेम्पररी नौकर हैं जनता के। 5 साल के लिए एप्लीकेशन दे के, अपने मैनिफेस्टो दे के, और बहुत सी पार्टियां और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स तो छल कपट करके आ जाते हैं नौकरी पे किसी तरीके से, लेकिन वो 5 साल की टेम्पररी नौकरी। लेकिन जनता जो है वो परमानेंट मालिक है। तो जनता से जो उम्मीद कोई भी संस्थान जो कि अपनी आज़ादी से काम करना चाहता है, संविधान के हिसाब से काम करना चाहता है, पूरी तरीके से संविधान का पालन करना चाहता है, वो ये आज की तारीख में उम्मीद करता है कोई भी संस्थान, कि जनता पीसफुल प्रोटेस्ट करे और इन संस्थानों की रक्षा के लिए, इनको मजबूती देने के लिए आगे बढ़े। ये मेरे ख्याल से उम्मीद रखता है कोई भी संस्थान। और आज आप देख रहे हैं कि जुडिशरी के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग बैठे हैं, वो अपने पद की गरिमा को ना समझ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो भारत के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, जो खुद ट्राइबल हैं, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपने जो उनके मनुवादी आरएसएस में लोग बैठे हैं, उनके दबाव में आके ही बोल रहे होंगे, क्योंकि वो एक ट्राइबल है, वो ऐसी बात नहीं बोल सकते। वो जिस प्रकार की धमकी भरी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं देश के चौथे पिलर की तरफ, एक जो एक मजबूत पिलर है जुडिशरी, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जनता को तो जुडिशरी के साथ खड़ा होना चाहिए आज, पीसफुल प्रोटेस्ट करके, कि मेरे ख्याल से लाखों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। लेकिन साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में खास तौर पे जो लोग बैठे हैं, उनको भी, जो जजेस बैठे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात के खतरे को महसूस करें कि ये जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है, ये किस तरीके से जुडिशरी के खिलाफ लामबंद होकर माहौल बनवा रही है और जुडिशरी पे अटैक कर रही है एज ए संस्थान। तो उसका मुकाबला करने के लिए जजेस को भी कुछ सख्त कदम, कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है। जैसे आपने बताया कि पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट देखा जाए अगर किसान आंदोलन चला उसमें 750 से ज़्यादा किसान मरे। उसके बाद ये प्रोटेस्ट वापस लिया गया या फिर सीएनआरसी का ज़िक्र हुआ, उसमें तमाम लाठीचार्ज हुए, लोगों के सर फूटे, तमाम चीज़ें हुई। जो इसमें अपनी जान गँवा देते हैं या फिर अपने नुकसान करवा बैठते हैं। प्रोटेस्ट ये जब फैसले जो हैं सरकार अगर बैक फुट पे जाती है, उसके बाद जो लोग मर गए हैं, जो लोग तमाम इस तरह से आहत हो गए हैं, उनकी लाइफ़ ख़त्म हो गई, उनके परिवार वाले क्या करेंगे? उसका भी कोई प्रावधान है? क्योंकि आज तक देखा नहीं है कि कुछ आया हो इसके पीछे की चीज़ें मीडिया के सामने। देखिए, बात यह है कि अगर जब बात देश की आए तो मैं समझता हूँ ये कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं।
देश का हर एक देशभक्त नागरिक देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार। और किसानों ने भी दी। सीएनआरसी के टाइम प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लोग, जो खास तौर पे महिलाएं थी और मुस्लिम महिलाएं थी, और दूसरी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की महिलाएं थी, उन्होंने जो कुर्बानियां दी वो देश की खातिर थी, देश का संविधान बचाने की खातिर है। हमारे देश के सैनिक जो आज बावजूद इसके कि सरकार का बहुत ही ढुलमुल रवैया है, चाइना के प्रति एकदम सॉफ्ट रवैया इख्तियार करती है सरकार, उसके बावजूद भी तो हमारे सैनिक कुर्बानियां नहीं, कुर्बानियां दे रहे हैं ना, वहां लड़के उनको धकेल रहे हैं पीछे। जबकि यहां से प्रधानमंत्री जो अपनी कोई भी ऐसी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं फौजों को, तो वो भी तो अपने आप खुद फैसला करके, बावजूद इसके के जो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है उनका हौसला बढ़ाने की, उनके साथ खड़े रहने की और उनको हर तरह की मदद पहुंचाने की, वो कोई तो नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी सैनिक कुर्बानियां दे रहे हैं ना अपने लेवल पे ही। सरकार की रुकावटें आने के बावजूद जो ये सरकार पैदा कर रही है सैनिकों के राहों में, क्योंकि सैनिक वहां पे आजाद नहीं है, वरना चाइना को धकेल के बहुत पहले पीछे कर चुके होते हैं और अपनी 1000 किलोमीटर एरिया जो चाइना ने अभी जबरदस्ती हत्याया है, उसको सैनिक वापस लेने के लिए बेकरार है। अगर ये सरकार रुकावटें ना करे, ये जो टेम्पररी 5 साल की सरकार होती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो हमारे सैनिक चाइना को धकेल के अपनी धरती से बहुत पीछे पहले ही कर चुके। तो ये समझने की बात है, वो लोग भी तो कुर्बानियां दे रहे हैं इस सरकार की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से वहां पे उनकी कुर्बानियां ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा वो मतलब मुश्किलें फेस कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से। वरना चाइना को सबक सिखाने में फौजी हमारे केपेबल हैं और अब तक सिखा चुके होते। ये सरकार रोक रही है उनको सबक सिखाने से। बिजनेस जो है चाइना के साथ हिंदुस्तान का लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, भारत के अंदर एक प्रांत है गुजरात, वहां के जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाइना के साथ हाथ मिला के देश की पॉलिसीज को, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, ट्रेड पॉलिसी हो और डिफेंस पॉलिसीज हो, उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन। और इनकी पैठ सरकार में बैठे हुए जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं सरकार में, उनके साथ पैठ है और ये चाइना की मदद कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। उसी का नतीजा है ट्रेड डेफिसिट, उसी का नतीजा है कि सरकार जो है हमारे फौजियों को फ्री हैंड नहीं दे रही है बॉर्डर एरियाज। आपको याद होगा कि अभी हमारे एक बहुत बड़े सैनिक जनरल ने ये कहा था कि सरकार हमें इशारा करे तो हम पीओके वापस ले लेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को वो इशारा करने में शर्म आती है? ये है। तो चाइना और पाकिस्तान आपस में एक मजबूत गठजोड़ बना चुके हैं। तो ये जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है, ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे देश की पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं और हमारी सेना जो कि बेकरार है पीओके वापस लेने के लिए और चाइना से अपनी जमीन वापस लेने के लिए, उसकी उनकी राहों में रोड़े अटकाने का काम ये सरकार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। शुक्रिया सर। तो जैसे कि तमाम चर्चा हुई बिल्किस बानो की, आप सोचिए और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो कोर्ट है, जो कानून है, वो क्या कहता है, और इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी लोग बाहर आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी जो हैं लोग हैं जो सज़ा काट रहे हैं, जिनको 30, 35, 40 साल तक हो गए हैं। तमाम जो देश की सुरक्षा है, चाइना का भी सर ने ज़िक्र किया और तमाम जानकारी दी है। कितना समझते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।